Hello viewers. So after a long time, today I am here with acute diarrheal diseases. So डायरिया क्या है बेसिकली? ये एक सिम्टम है बहुत सारे इन्फेक्शंस का। इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जो इन्फेक्शंस होते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की वजह से, डिफरेंट एजेंट्स की वजह से, तो उसका एक सिम्टम है डायरिया। इसीलिए एक सिंपल इसे डायरिया नहीं बोलते, एक्यूट डायरियल डिजीजेज। इट इज़ बेसिकली सिम्टम्स ऑफ an infection in the intestinal tract which can be caused by variety of bacteria, virus or parasitic organism. That infection is spread through the contaminated food or drinking water or from person to person or a result of poor hygiene. इसमें बेसिकली प्रॉब्लम क्या होती है? इसमें वाटर एंड सॉल्ट की डेफिसिट हो जाती है जो हम रिप्लेस नहीं कर पाते हैं प्रॉपरली, तो डिहाइड्रेशन हो जाता है। मेन प्रॉब्लम डायरियल डिजीजेज में डिहाइड्रेशन की है, जिससे फर्दर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। Even a brief episode of diarrhea leads to a loss of 1 to 2% of the body weight in children. Diarrhea disease constitute one of the important nutritional leak in young children. तो उससे क्या होता है? ये जो डायरिया है मेनली इट इज़ अ मेजर कॉज ऑफ मेल न्यूट्रिशन एंड मॉलनरिश चिल्ड्रन क्या होता है? फर्दर वो वल्नरेबल हो जाता है डायरियल डिजीज इन्फेक्शंस के। तो ये विशियस साइकिल चलती रहती है। अब डायरिया को बेसिकली हम डिफाइन कैसे करते हैं? ठीक है, डायरिया क्या है? फ्रिक्वेंसी अगर इंक्रीज हो जाए तो वो सिंपल डायरिया नहीं है। मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम क्या होती है? कंसिस्टेंसी की। अगर कंसिस्टेंसी में चेंज है तो हम कहते हैं डायरिया है। ये इंपॉर्टेंट होता है कंसिस्टेंसी। ठीक है, तो डायरिया इज डिफाइंड एज पैसेज ऑफ यूजुअली लूज और वाटरी स्टूल, दैट इज कंसिस्टेंसी, यूजुअली मोर देन 3 times इन 24 hour पीरियड। तो रीसेंट चेंज होता कंसिस्टेंसी में, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रीक्वेंसी से। फ्रीक्वेंट पासिंग ऑफ फॉर्म्ड स्टूल ये डायरिया नहीं है ना? या लूज पेस्टी स्टूल्स जो ब्रेस्ट फेड बेबीज़ होते हैं उनका नॉर्मली इतना ही होता है। ठीक है, तो नॉर्मल से अगर कंसिस्टेंसी और लूज हो जाए तब हम कंसिडर करते हैं। ये इन डेवलपिंग कंट्रीज़ जो 3 साल से छोटे बच्चे होते हैं उनमें एवरेज 3 episodes ऑफ डायरिया के हर साल मिलते हैं। तो जो टर्म है डायरियल डिजीज, इट शुड बी कंसिडर्ड ओनली एज अ कन्वीनियंट एक्सप्रेशन फॉर अ ग्रुप ऑफ डिजीज इन विच द प्रीडोमिनेंट सिम्टम इज डायरिया। अच्छा, कुछ टर्म्स और आती हैं जैसे सिक्रेटरी डायरिया। सिक्रेटरी डायरिया क्यों होता है? बेसिकली ये होता है कि जो फ्लूइड्स है उनका एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है और एक्सक्रीशन ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, ये ज़्यादातर इन्फेक्शियस जो एजेंट होते हैं उनकी वजह से होता है। दूसरा होता है ऑस्मोटिक डायरिया। इसमें क्या होता है? हम ऑस्मोटिकली एक्टिव सब्सटेंस को इंजेक्शन कर लेते हैं, खा लेते हैं, है ना? तो वो क्या होता है? वो एब्जॉर्प्शन, जो फ्लूइड का एब्जॉर्प्शन है, वाटर एब्जॉर्प्शन है, उसको प्रिवेंट करता है, जिससे कि ल्यूमन या गट से डायरिया या फ्रीक्वेंट लूज कंसिस्टेंसी की स्टूल पास होती है। जैसे परगेटिव्स अगर हम लें कॉन्स्टिपेशन में, ठीक है, जैसे मैग्नीशियम सल्फेट हो गया या आइसोटोनिक सलाइन वगैरह ले लेते हैं, जो परगेटिव्स हैं उनका यही काम होता है। और ऑस्मोटिक डायरिया वो कॉज करते हैं बेसिकली। अब मोटे मोटे तौर पे हम किसको डायरिया करेंगे, किसको डायरिया नहीं कहेंगे? इफ़ इन्फेंट लेस देन 2 month का है और जो केयर गिवर या मदर है वो देख रही है कि भाई कंसिस्टेंसी चेंज हो गई या फ्रिक्वेंसी चेंज हो गई। ठीक है, छोटे बच्चे तो फ्रिक्वेंटली स्टूल पास करते ही हैं, लेकिन अगर उनकी कंसिस्टेंसी में चेंज आ गया, रिसेंट चेंज आ गया और फ्रिक्वेंसी भी इंक्रीज़ हुई है, तो ये डायरिया है। 2 महीने 2 months से बड़े बच्चे या 5 years से छोटे बच्चे में अगर मोर देन और इक्वल टू 3 स्टूल, जिसकी लूज स्टूल वो भी 24 hours में है, तो उसको हम डायरिया कहेंगे। अब किसको डायरिया नहीं कहेंगे? फ्रीक्वेंट पासिंग ऑफ नॉर्मल स्टूल इज़ नॉट ए डायरिया। एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड बेबीज़ में सॉफ्ट स्टूल होता है, वो डायरिया नहीं होता। यंग इन्फेंट में पास स्टूल आफ्टर ईच फीड। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। छोटे बच्चों में गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स होता है, जिसकी वजह से जितनी बार भी वो फीड लेते हैं उतनी बार वो स्टूल पास कर लेते हैं, है ना? तो वो डायरिया नहीं है। नाउ क्लासिफिकेशन, कैसे क्लासीफाई करते हैं? 4 टाइप्स के डायरियाज होते हैं। एक्यूट वाइटरी डायरिया, एक्यूट ब्लडी डायरिया, 2 टाइप्स अभी हम देख रहे हैं ना। तो एक्यूट वाइटरी डायरिया में क्या होता है? इट बेसिकली इट लास्ट सेवरल आवर्स टू डेज एंड द मेन डेंजर क्या होता है इसमें? डिहाइड्रेशन का। ठीक है, मेन प्रॉब्लम ही डायरियल डिजीज में डिहाइड्रेशन की होती है। इसमें वेट लॉस हो जाता है अगर फीडिंग हम कंटिन्यू नहीं करें। ठीक है, और एक्यूट ब्लडी डायरिया, इसमें
फ्रीक्वेंसी और कंसिस्टेंसी तो चेंज होती है, साथ साथ उसमें विजिबल ब्लड भी आता है। ये बेसिकली जो एक्यूट वाटरी डायरिया है इनके कॉजेज क्या होते हैं, विब्रियो इन्फेक्शन हो गया, विब्रियो कोलाई का, एस्ट्रेशिया कोलाई का हो गया, या रोटा वायरस का इन्फेक्शन हो गया। ब्लडी डायरिया बेसिकली शिगेला की वजह से होता है। थर्ड इज़ परसिस्टेंट डायरिया। अगर डायरिया जो है 14 डेज से ज़्यादा चले, ठीक है, 14 डेज या उससे ज़्यादा, तो उसको हम परसिस्टेंट डायरिया कहते हैं। उसमें क्या होता है, कंटिन्यूस लॉस हो रहा है फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का, तो मालन्यूट्रिशन के होने के चांसेस होते हैं। तो एड्स वाले पेशेंट में बेसिकली ये परसिस्टेंट डायरिया होता है। इवन अगर बच्चों में, ठीक है, 30 डेज से ज़्यादा डायरिया इस तरह से हो रहा है, कंटिन्यूस हो रहा है, ठीक है, इम्प्रूव नहीं कर रहा, तो हम उससे एड्स इन चिल्ड्रन में सस्पेक्ट कर सकते हैं उस बच्चे में, ठीक है, HIV इन्फेक्शन या एड्स, है ना। डायरिया, देन फोर्थ टाइप इज डायरिया विद सीवियर मैल न्यूट्रिशन, जैसे मेरेस्मस या क्वेशरकोर की वजह से हो जाता है। इसमें मेन डेंजर क्या होता है, सीवियर सिस्टमैटिक इन्फेक्शंस की वजह से, क्योंकि न्यूट्रिशन और इम्यूनिटी बहुत लो होती है, डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, हार्ट फेलियर भी हो सकता है उसमें, है ना, विटामिन एंड मिनरल डेफिशिएंसी होती है, और VCS साइकिल चलती रहती है। फिर अब अगर हम मैग्नीट्यूड की प्रॉब्लम स्टेटमेंट की बात करें तो वर्ल्ड वाइड क्या होता है, ये WHO की फैक्ट शीट लेटेस्ट जो भी है 2024 की है, ठीक है। तो डायरियल डिजीजेज, इट इज़ थर्ड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन चिल्ड्रन अंडर 5 years ऑफ एज। ग्लोबली 1.7 बिलियन केसेज हैं डायरियल डिजीज़ के, हर साल होते हैं, और एवरी ईयर डायरियल डिजीजेज किल्स अराउंड 5 लाख चिल्ड्रन, ठीक है, जिसमें से 4,43,000 लगभग जो अंडर 5 हैं, और 5 to 9 years वाले 50,000 के आसपास के केसेज हैं, ठीक है। अफ्रीकन एंड साउथ ईस्ट एशियन रीजन में टुगेदर मिलाए तो 28% केसेस मॉर्टेलिटी डायरिया की वजह से है। इंडिया में इटसेल्फ 20% जितने भी ग्लोबल केसेस हैं अंडर 5 के, इंडिया में है 20%। तो इट इज़ अ लीडिंग कॉज ऑफ मैल न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रन अंडर 5 years ऑफ एज। अब क्या है, डायरिया प्रिवेंटेबल भी है और ट्रीटेबल भी है ना, जो डायरियल डिजीजेज है। और सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ डायरिया डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड थ्रू अ सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड एडिक्वेट सैनिटेशन एंड हाइजीन। सिंपल प्रोसीजर, सिंपल मेजरमेंट से ही हम डायरियल डिजीजेज को कंट्रोल कर सकते हैं। अब एपिडेमियोलॉजी की बात करें तो एजेंट फैक्टर में पॉजिटिव एजेंट्स बैक्टीरिया, वायरस और पैरासाइट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। साल्मोनेला में नॉन टाइफॉइड बैक्टीरियल कॉजेज में साल्मोनेला जो होता है नॉन टाइफॉइड स्पीशीज होती है, जैसे कि साल्मोनेला एंटेरिका, ठीक है। इस तरह के नॉन टाइफॉइड जो एजेंट्स हैं वो कॉज करते हैं डायरिया को। अब पैथोजेंस जो एक्यूट डायरियल डिजीज़ के ट्रीटमेंट सेंटर्स में डेवलपिंग कंट्रीज़ में देखे गए हैं, उसमें जो मेन कॉजेज़ होता है वायरल डिजीजेज, वायरल कॉजेज़ होते हैं 50% में, जिसमें कि रोटा वायरस मेन कॉज होता है ना। बैक्टीरिया में अगर हम देखें तो ई कोलाई, है ना, एंट्रोटॉक्सिजेनिक ई कोलाई होता है, शिगेला है, कंपाइलोबैक्टर है, विब्रियो है, साल्मोनेला नॉन टाइफॉइड टाइप की हैं, है ना। प्रोटोजोअन्स में या पैरासिटिक्स में क्रिप्टोस्पोरिडियम मेन कॉज होता है। रिजर्वायर की बात करें अगर हम, फॉर सम एंट्रिक पैथोजेंस जैसे कि विब्रियो, इश्चीरिशिया, शिगेला, जिरार्डिया, एंटामीबा, इसमें जो मैन ह्यूमन्स हैं वो मेन रिजर्वायर्स होते हैं, ठीक है। जो और बाकी दूसरे और एंटेरिक पैथोजेंस होते हैं जिसमें एनिमल्स भी रिजर्वायर, इंपॉर्टेंट रिजर्वायर्स होते हैं, तो उसमें एनिमल और ह्यूमन फेसेस दोनों से डिजीज़ स्प्रेड हो सकती है। इसमें कौन कौन से एजेंट्स होते हैं, कंपाइलोबैक्टर, साल्मोनेला नॉन टाइफॉइड टाइप और यर्शीनिया, ठीक है। वायरल एजेंट्स जो डायरिया के हैं बेसिकली इनका अभी रिजर्वायर अनसर्टेन है कि ये कैसे स्प्रेड होता है। होस्ट फैक्टर्स की बात करें तो डायरियल डिजीज अकर्स इन ऑल एज ग्रुप, लेकिन क्या होता है, इट इज़ कॉमन अमंग यंग चिल्ड्रन बिलो 5 years ऑफ एज। और इन्फेंट में तो ये मेन इन्फेंट मोर्टेलिटी का मेन कॉज होता है डायरिया, है ना। मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रन स्पेशली 6 months to 2 years, उसमें से भी जो 6 months to 11 months वाले बच्चे होते हैं वो ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, क्योंकि उस समय वीनिंग हो रही होती है उनकी, है ना। और जब वीनिंग स्टार्ट होती है तो इसमें कंबाइंड फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, मैटरनल एंटीबॉडीज़ कम डिक्लाइन हो जाती हैं, तो उसकी इम्यूनिटी थोड़ी सी लो होती है अगर प्रॉपर उसकी फीडिंग नहीं हुए, ठीक है। तो एक्टिव इम्यूनिटी कम हो जाती है, और हम फूड उसको दे रहे हैं बाहर से, तो उसको हमें ध्यान रखना होता है कंटामिनेटेड ना हो, और वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है ह्यूमन एनिमल फीसिस की, क्योंकि वो क्रॉल करता है ना। तो वो ये सब फेज़ होते हैं जिसमें उसको इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं 6 months to 11 month वाले।
और मोस्ट कॉमन जो 6 मंथ जो 6 महीने से छोटे बच्चे अगर उन्हें काउ मिल्क दे रहे हैं या इन्फेंट फीडिंग आर्टिफिशियल फार्मूलाज दे रहे हैं तो उसमें भी हमें हाइजीन का बहुत ध्यान रखना होता है ना। मोस्ट कॉमन इन पर्सन विद मेल न्यूट्रिशन, तो ये होस्ट मेल न्यूट्रिशन की विशेष साइकिल चलती है। मेल न्यूट्रिशन हो गया, डायरिया हो गया, डायरिया से फिर मेल न्यूट्रिशन हो गया, पॉवर्टी, प्री मैच्योरिटी, रिड्यूस गैस्ट्रिक एसिडिटी, इम्यूनोडेफिशिएंसी, लैक ऑफ पर्सनल एंड डोमेस्टिक हाइजीन एंड इनकरेक्ट फीडिंग प्रैक्टिसेस आर ऑल कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर्स। अब एनवायरमेंटल फैक्टर्स की बात करें तो डिस्टिंक्ट सीजनल पैटर्न डायरिया में मेनी जियोग्राफिकल एरिया में, जैसे टेम्परेट क्लाइमेट जहाँ पर हैं वहाँ पे बैक्टीरियल जो डायरिया है वो ड्यूरिंग वार्म सीजन होगा, और वायरल डायरिया होता है वो विंटर्स में होता है। ट्रॉपिकल एरियाज़ में क्या होता है, रोटा वायरस की वजह से जो डायरिया है वो थ्रू आउट ईयर मिलता है, हालांकि उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो ड्राई, कूल और विंटर्स में बढ़ जाती है। और जो बैक्टीरियल डायरिया की है वो पीक होता है गर्मियों में और रेनी सीजन में। इंसिडेंस ऑफ परसिस्टेंट डायरिया जो है वो सेम सीजनल पैटर्न को फॉलो करता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन बेसिकली फीको ओरल रूट है, फीसिस से ही स्प्रेड होता है। तो इसमें देखो 5F आपको याद रखने हैं। एक टर्म आती है सैनिटेशन बैरियर, चलो वो डिस्कस करेंगे कभी बाद में। तो 5Fs हैं, 5Fs जिससे जो फीसिस है, देखो बेसिकली क्या होता है, जो फीसिस है वो होस्ट में किसी तरह फीकल मैटर चला जाए, ठीक है, फीको ओरल रूट से या किसी भी तरह से, ठीक है, तो डिजीज ट्रांसमिट हो जाती है, एजेंट ट्रांसमिट हो जाते हैं। तो 5Fs क्या है, फ्लूड मतलब वाटर, कंटेमिनेटेड वाटर की वजह से, फिंगर्स, फ्लाइज, है ना, फील्ड मतलब सॉयल, फूड। अब देखो जो फीसेस है वो डायरेक्टली फूड भी कंटेमिनेट हो सकता है और होस्ट में जा सकते हैं ना। बाकी फ्लूड मतलब वाटर कंटेमिनेटेड है तो फूड कंटेमिनेटेड हो सकता है, या कंटेमिनेटेड वाटर से सीधा होस्ट में जा सकता है। सॉयल से भी फूड कंटेमिनेटेड हो सकता है या डायरेक्ट होस्ट में जा सकता है, फिंगर्स, फ्लाइज, ठीक है। तो ये मेन 5Fs आपको याद रखने, फीको ओरल रूट इसका होता है ट्रांसमिशन का। अब लॉस ऑफ फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट अगर हो जाए तो क्या इफेक्ट आएगा, ठीक है, हाइपोवॉलीमिया हो सकता है। हाइपोवॉलीमिया के साथ साथ अगर इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस हो रही है ना, सोडियम कम हो गया तो हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगा। बाइकार्बोनेट सॉल्ट्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो एसिडोसिस हो सकती है, रीनल फेलियर हो सकता है। पोटेशियम का लॉस हो जाएगा तो हाइपोकैलीमिया हो सकता है, जो लेटर स्टेज में फर्दर मसल वीकनेस, कार्डियक अरिथमिया और पैरालिटिक इलियस के कॉजेज में आता है। क्लिनिकल फीचर की बात करें तो क्लिनिकल फीचर डायरिया से क्या है, डिहाइड्रेशन है। इन अर्ली स्टेजेस अमंग चिल्ड्रन द चाइल्ड इज इरिटेबल, थर्स्टी एंड ड्रिंक वाटर ईगरली, बहुत जल्दी उसको प्यास लगती है, सोचता है फटाफट फटाफट पानी पिए, प्यास बहुत अंदर से, डिहाइड्रेशन हो रखी है ना। एज द कंडीशन प्रोग्रेस डिहाइड्रेशन और ज़्यादा वर्सन हो जाती है, तो उसमें क्या होता है, पिंच्ड लुक आता है, ड्राई एंड संकन आइज हो जाती है, एंटीरियर फॉन्टिनेल डिप्रेस्ड हो जाता है। इन्फेंट में एंटीरियर फॉन्टिनेल क्लोज नहीं होते हैं ना, तो वो डिप्रेस फील होते हैं, थोड़ा सा दबे हुए फील होते हैं। टंग जो है ड्राई होती है, एब्डोमेन स्किफॉइड हो सकता है, और लॉन्गर इंटरवल पे यूरिन पास करेगा, और मतलब बहुत कम यूरिन पास करेगा 24 आवर्स में, और बहुत अमाउंट वाइज कम करेगा। लेटर स्टेजेस में क्या होता है, स्किन की इलास्टिसिटी लूज हो जाती है। तो ये हम सारे फैक्टर्स आगे देखेंगे डिहाइड्रेशन के क्लासिफिकेशन में। एडवांस स्टेज में हाइपोथर्मिया हो जाएगा, कोल्ड एक्सट्रीमिटी शॉक में भी जा सकता है, रीनल फेलियर हो सकता है ना, और कोमा में जाके डेथ भी हो सकती है बच्चे की। अब मेन क्या है इसका साइड इफेक्ट डिहाइड्रेशन का, फ्लूइड लॉस हो रहा है तो डिहाइड्रेशन। अब डिहाइड्रेशन को हम फर्दर 3 तरह से देखते हैं, या तो डिहाइड्रेशन नहीं है या माइल्ड और सीवियर है, ठीक है। तो हम कैसे देखेंगे कि माइल्ड है या सीवियर है, क्योंकि उसी तरह से हम इसका मैनेजमेंट करते हैं। तो पेशेंट की अपीयरेंस अगर माइल्ड है तो उसको बहुत ज़्यादा थर्स्टी होगा, अलर्ट होगा, रेस्टलेसनेस होगा। अगर सीवियर है डिहाइड्रेशन तो वो ड्राउजी हो जाएगा, वो पी भी नहीं पाएगा पानी, कोमाटोज हो जाएगा, ठीक है, कोल्ड हो जाएगा, हाइपोथर्मिया की तरफ जा रहा है ना। और रेडियल पल्स अगर हम देखें तो माइल्ड डिहाइड्रेशन में नॉर्मल होता है और वॉल्यूम भी ठीक होता है पल्स का, लेकिन सीवियर में क्या होता है, रैपिड होती है, फेबल होती है, और कई बार हम पल्स को फील भी नहीं कर पाते हैं। ब्लड प्रेशर माइल्ड डिहाइड्रेशन में नॉर्मल होता है, और सीवियर वाले में लेस देन 80 mm एजी होता है, ठीक है, सिस्टोलिक जो है। स्किन इलास्टिसिटी इसमें स्किन पिंच करके देखते हैं हम, स्किन पिंच करेंगे तो अगर फटाफट से बैक हो गई तो माइल्ड है, या अगर 2 सेकंड से ज़्यादा लगा रही है तो हम उसको कहते हैं वेरी स्लो, है ना, वेरी स्लो, तो उसको हम बोलते हैं सीवियर डिहाइड्रेशन। टंग को देखेंगे, एंटीरियर फॉन्टिनेल और यूरिन फ्लो माइल्ड केसेस में नॉर्मल होगा, है ना, और सीवियर केसेस में
जैसे टंग बहुत ड्राई होगी, एंटीरियर फॉन्टिनल थोड़ा सा डिप्रेस्ड होगा, यूरिनरी फ्लो बहुत कम होगा, बॉडी लॉस, वेट लॉस जो है सीवियर में 10% तक बॉडी वेट का लॉस हो जाता है ना। तो ये सारी चीज़ें हम इसको देखते हुए हम माइल्ड और सीवियर डायरिया में क्लासीफाई करते हैं। अब मैनेजमेंट कैसे करेंगे डायरियल डिजीज़ का, तो रिगार्डलेस ऑफ कॉजेटिव एजेंट, ठीक है, बेसिकली क्या है, डायरिया एक सिम्टम है ना। तो हम जो कोई भी पॉजिटिव एजेंट है, मेन हमारा क्या है, शीट एंकर ट्रीटमेंट का ORS, हमने जो फ्लूइड लॉस हुआ है उसको हमने रिप्लेस करना है जिससे फर्दर कॉम्प्लिकेशन ना हो। तो इसके लिए नेशनल डायरियल डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च हुआ था 1983 में। इट्सल्फ क्या होता है, WHO ने 1978 में ही डायरियल डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम को स्टार्ट कर दिया था। तो इंडिया में क्या था कि कोलेरा कंट्रोल प्रोग्राम चल रहा था जो कन्वर्ट हो गया था 1983 में नेशनल डायरियल डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम में। ये फर्दर अब नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर आ गया है। अब इस प्रोग्राम में 2 कंपोनेंट है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में हमने फटाफट क्लिनिकल मैनेजमेंट करनी है, लॉन्ग टर्म में हमें प्रिवेंटिव करना है। जैसे MCH प्रैक्टिसेस में MCH प्रैक्टिसेस करनी है, तो उसमें क्या है, बेसिकली मैटरनल न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करना है, चाइल्ड न्यूट्रिशन को। मैटरनल न्यूट्रिशन को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं हम, प्री नेटल न्यूट्रिशन हम अच्छे से देंगे जिससे कि लो बर्थ वेट बेबी की प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्री नेटल पोस्ट नेटल न्यूट्रिशन का ध्यान रखेंगे जिससे ब्रेस्ट मिल्क की क्वालिटी इम्प्रूव होए, है ना, बच्चे को इम्यूनिटी प्रोवाइड की जा सके। चाइल्ड न्यूट्रिशन में हम क्या करेंगे, चाइल्ड न्यूट्रिशन में ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करेंगे, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करेंगे, उसकी वीनिंग प्रैक्टिसेस अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, सप्लीमेंट्री फीडिंग उसकी होनी चाहिए, विटामिन A सप्लीमेंट पे हमें ध्यान देना है। फिर सेकंड आता है प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज। प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज में क्या है, हमें सैनिटेशन का ध्यान रखना है, हेल्थ एजुकेशन देनी है, इम्यूनाइजेशन उसका प्रॉपर होना चाहिए, रोटा वायरस के लिए भी वैक्सीनेशन होती है ना, रूटीन इम्यूनाइजेशन में, फ्लाई कंट्रोल हमने करना है। रोटा वायरस में बेसिकली क्या होता है, 2 डोजेज दी जाती हैं, पेंटावेलेंट फर्स्ट और थर्ड डोज के साथ, ठीक है। तो ये हमने देनी होती है, एटलीस्ट सेकेंड और फोर्थ मंथ पे दे सकते हैं। 2 डोजेज हमने देनी है बाय द एज ऑफ 16 वीक, है ना। प्रिवेंशन ऑफ डायरिया एपिडेमिक, ये कैसे करेंगे हम, जो एपिडेमियोलॉजिकल सर्विलेंस सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन करेंगे। नाउ कम्स टू द क्लिनिकल मैनेजमेंट। क्लिनिकल मैनेजमेंट जो है हमारा, क्लिनिकल मैनेजमेंट में देखो यहाँ हमने देखा ना, लॉन्ग टर्म हमने डिस्कस कर लिया, शॉर्ट टर्म में क्लिनिकल मैनेजमेंट है, तो ये इंपॉर्टेंट है। क्लिनिकल मैनेजमेंट में हमारे 4-5 पॉइंट्स हैं। ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी हमने करनी है, इंट्रावेनस रिहाइड्रेशन करना है, मेंटेनेंस थेरेपी, अप्रोप्रिएट फीडिंग, कीमोथेरेपी एंड जिंक सप्लीमेंट। तो ओरल थेरेपी जो है बेस ऑन ऑब्जर्वेशन। क्यों ओरल थेरेपी हमने की, ये जो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन है इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में ग्लूकोज है, सोडियम है, पोटेशियम है ना, तो ये चीज़ें हैं। तो हमने ये ऑब्जर्व किया गया कि अगर ग्लूकोज क्या करता है, अगर ओरली दें तो ये इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन सॉल्ट एंड वाटर का बढ़ाता है, और फर्दर जो सॉल्ट है वो फर्दर वाटर की एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। तो इससे क्या होता है, फ्लूइड की जो लॉस हो रहा है वो कम हो जाता है। अब ओरल रिहाइड्रेशन फर्स्ट पॉइंट जो है, अगर देखो ये इसमें फर्दर हम देखेंगे प्लान ABC, तो ये प्लान A है ना। तो इसमें क्या है, इसमें हमने फटाफट क्या करना है, हमने फर्स्ट 4 आवर्स में उसका जो फ्लूइड है उसको रिप्लेस करना है, जो लॉस हुआ है फ्लूइड उसको रिप्लेस करना है। तो इसमें मेन क्या होता है, बच्चे का वेट हमें पता होना चाहिए। बच्चे का वेट अगर हमें पता है तो उसके हिसाब से हम चलेंगे। देखो इसके टेबल में इसमें एज है और वेट है, हमने वेट बेस लेके चलना है। अगर वेट नहीं पता उसका तो हम एज के हिसाब से चलेंगे, है ना। तो जैसे अंडर 4 मंथ्स है, अंडर 4 मंथ्स हो गया, वेट उसका 5 kg के आसपास है, तो हम फर्स्ट 4 आवर्स में उसको 200 to 400 ml हमने उसका फ्लूइड देना है, उसको ORS देना है, ठीक है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन देना है। एक्चुअल अमाउंट जो है बेसिकली वो पेशेंट की डिज़ायर पे डिपेंड करता है, उसको और ज़्यादा वाटर चाहिए तो उसको और ज़्यादा वाटर दे देंगे, है ना। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन जो ORS का पैकेट है वो फ्री मिलता है हेल्थ सेंटर्स पे, और जो भी ORS हम बनाते हैं उसमें उसको विदिन 24 आवर हमने यूज़ कर लेना है, उसको ऐसे स्टरलाइज या बॉयल नहीं करना है। इसमें होता क्या है, इसका जो WHO का सॉल्ट होता है उसको 1 लीटर उसमें हमने मिक्स करना होता है, जो भी नॉर्मल वाटर अवेलेबल है घर में पीने वाला, ठीक है। अगर WHO मिक्सचर सॉल्ट अवेलेबल नहीं है तो हम क्या करते हैं, 1 लीटर पानी में 1 टेबल सॉल्ट डालते हैं, 1 लेवल्ड, ठीक है, हीप अप नहीं होना चाहिए, और शुगर के 6 स्पून डालते हैं, टीस्पून, और उसको मिक्स कर देते हैं, ठीक है, नॉर्मल पानी में। उसके बाद उसको हमने विदिन 24 आवर यूज़ करना होता है।
अच्छा, जो ये 4 आवर्स वाली बात है, इसमें बेसिकली देखो मेन फंडा क्या है। मेन फंडा क्या है कि एवरी स्टूल अगर पास करता है बच्चा, है ना, 2 साल तक अगर बच्चा है, तो उसमें हम वैसे भी हमने 1-1, 2-2 मिनट के डिफरेंस में उसको हमने फ्लूइड देना है, ठीक है। और 4 जनरल फंडा क्या है, विद इन 4 आवर पीरियड जो हम कह रहे हैं, अगर चलो कुछ भी आप मेज़र नहीं कर पा रहे, एक आइडिया आपने देना है, एजुकेट करना है, तो आप ये कहोगे कि अगर बच्चा जो है 2 साल से छोटा है, तो एवरी पैसेज ऑफ स्टूल 50 to 100 ml उसको फ्लूइड देना है ना, आधे से 1 कप के बीच में। और 2 साल से 10 साल का बच्चा है तो 100 to 200 ml देना है, ठीक है। यानी 100 to 200 ml आइडिया उनको यूटेंसिल में बता के इतना हमने देना। और बच्चों में ओल्डर, उससे बड़े बच्चे हैं या एडल्ट हैं, तो जितना वो उनका मन है पीने का उतना उनको दे सकते हैं, क्योंकि एक्सेस में कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब आता है इंट्रावेनस डिहाइड्रेशन। अगर सीवियरली डिहाइड्रेटेड है, ये वाला जो है तो ये माइल्ड डिहाइड्रेशन में चल जाता है, ठीक है। सीवियरली डिहाइड्रेटेड में और बच्चा ओरली या एडल्ट ओरली फ्लूइड नहीं ले पा रहा है, तो हम इंट्रावेनस डिहाइड्रेशन करते हैं। ये इंट्रावेनस डिहाइड्रेशन में बेसिकली क्या है, हमने 100 ml टोटल 100 ml फ्लूइड को देना है, ठीक है। तो अगर इन्फेंट है तो 6 आवर्स में उसे कंप्लीट करना है, कि जैसे फर्स्ट 100 ml का 30 ml हमने फर्स्ट आवर्स में देना है, और रिसेंट जो रिमेनिंग 70 ml है वो 5 आवर में देना है। और उससे अगर बड़े बच्चे हैं तो हमने 100 ml 3 आवर्स में ही कंप्लीट कर देना है, ठीक है। 30 मिनट्स में 30 ml और 2.5 आवर में 70 ml। रीअसेसमेंट उसमें हमने करते रहना है बार बार कि उसकी इम्प्रूव हो रही है कंडीशन या नहीं। अब इम्प्रूव कैसे हो रही है, कैसे पता चलेगा, द रिटर्न ऑफ स्ट्रॉन्ग रेडियल पल्स, ठीक है, उसकी रेडियल पल्स नॉर्मल फील होए, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस हम देखेंगे, वो ओरली अगर ले पा रहा है ड्रिंक, ठीक है, और स्किन का टर्गर और पासिंग ऑफ यूरिन, ठीक है, यूरिन पास करना चाहिए उसको, ठीक है। तो उसमें हम ये देखते हैं कि इम्प्रूव कर रहा है, तो धीरे धीरे हम क्या कहते हैं आईवी से ओरल पे ले आते हैं। अब आईवी फ्लूइड कौन सा देना चाहिए, तो बेस्ट जो है वो रिंगर लैक्टेट है, ठीक है। रिंगर लैक्टेट को हार्टमन सॉल्यूशंस भी बोलते हैं, ठीक है। ये बेसिकली एडिक्वेट कंसंट्रेशन होता है इसमें सोडियम का, पोटेशियम का, लैक्टेट का। और लैक्टेट क्या होता है, बाइकार्बोनेट बना देता है जो एसिडोसिस को करेक्ट कर देता है। अगर ये नहीं है रिंगर लैक्टेट, तो डायरियल ट्रीटमेंट सॉल्यूशन होता है, ठीक है। ये भी WHO ने रिकमेंड किया है। ये भी पॉली इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है। इसमें बेसिकली क्या होता है, इसके 1 लीटर में सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम एसीटेट और पोटेशियम क्लोराइड होता है। अगर ये भी नहीं मिल रहा है और हमने फटाफट से उसकी फ्लूइड लेवल को सही करना है, तो हम नॉर्मल सलाइन भी दे सकते हैं, जब तक कि हमें जो रिंगर लैक्टेट या डायरियल ट्रीटमेंट सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है। किसी भी कंडीशन में हमने प्लेन ग्लूकोज या डेक्सट्रोज को नहीं देना है। अब आते हैं मेंटेनेंस थेरेपी। मेंटेनेंस थेरेपी में जो इनिशियल हमने ट्रीटमेंट दे दिया, उसमें अब थोड़ा सा उसका जैसे हाइड्रेशन सही होना शुरू हो गया, ठीक है, तो हम उसको मेंटेन भी करेंगे। तो आफ्टर इनिशियल फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट डेफिसिट हैज़ बीन करेक्टेड, ओरल फ्लूइड शुड बी यूज्ड फॉर मेंटेनेंस थेरेपी। एडल्ट में और ओल्डर चिल्ड्रन में उनके थर्स्ट इज़ एडिक्वेट गाइड, जितना उनको प्यास लग रही है, जिनका उनका मन है, उतना वो फ्लूइड ले सकते हैं। जनरल प्रिंसिपल क्या है, ओरल फ्लूइड इनटेक शुड इक्वल टू द रेट ऑफ कंटिन्यूइंग स्टूल लॉस, ठीक है। जितना फ्लूइड स्टूल में लॉस हो रहा है उतना वो उसको दे देंगे फ्लूइड। डायरिया बेसिकली ये सिर्फ ORS से ही 1 से 2 दिन में ठीक हो जाता है, ठीक है। अमाउंट ऑफ, अगर देखो माइल्ड डायरिया है तो 100 ml पर kg बॉडी वेट पर डे इस तरह से देना है हमने। और सीवियर डायरिया है तो हम ये देखेंगे कि भाई 10 to 15 ml पर kg बॉडी वेट पर आवर के हिसाब से देना है ना। अब एप्रोप्रिएट फीडिंग ड्यूरिंग एपिसोड ऑफ डायरिया, या जब हमारी कंडीशन नॉर्मल होने लग रही है, तो हम नॉर्मल फ्लूइड जो है, फूड जो भी वो ले रहा है ले सकता है, उसको देना चाहिए, ठीक है। अब पहले पुरानी प्रैक्टिस होती थी कि गट को रेस्ट देना है, अब ऐसा नहीं है। कहते हैं कि एडिक्वेट फूड जितना वो ले सकता है ड्यूरिंग डायरिया भी और रिकवरी के फेज में भी वो नॉर्मल फूड लेता रहे। न्यू बॉर्न इन्फेंट में जो बेसिकली ब्रेस्ट फीडिंग पे हैं, तो उनको भी ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू करके रखनी है मदर को, है ना। ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू करेंगे तो उसका क्या होगा, उसका रिहाइड्रेशन भी सही होगा, उसकी इम्यूनिटी भी सही होगी, है ना। अब आते हैं कीमोथेरेपी पे। कीमोथेरेपी हमने कब देनी है, जब डिसेंट्री होए, ठीक है। तो एंटीबायोटिक शुड बी कंसिडर्ड ओनली व्हेन द कॉज ऑफ डायरिया हैज़ बीन क्लियरली आइडेंटिफाइड, दैट शिगेला, साल्मोनेला और कॉलरा, ठीक है। कॉलरा में बेसिकली ब्लड नहीं आता है, लेकिन हमें अगर ये पता चल जाए कि इन्फेक्शियस है डायरिया का कॉज, है ना,
मतलब कि ये मेन जो है शिगेला, साल्मोनेला और कॉलरा, इनकी वजह से अगर डायरिया हो रहा है तो हम एंटीबायोटिक देंगे। तो कॉलरा के लिए बेसिकली डॉक्सीसाइक्लिन है, टेट्रासाइक्लिन है, कोट्राइमोक्साजोल है और एरिथ्रोमाइसिन है, और शिगेला के लिए सिप्रोफ्लॉक्सासिन है। तो कैसे पता करें कॉलरा से है कि शिगेला से है ना? तो अगर बिल्कुल वाटरी डायरिया हो रहा है राइस वाटर की जैसे, और उसको फीवर नहीं है ना, तो कॉलरा से है। अगर उसमें ब्लड भी हमें दिख रहा है और फीवर भी हो रहा है तो शिगेला की वजह से है। एब्डोमिनल क्रैम्प्स और वोमिटिंग दोनों हैं तो वो कॉलरा की वजह से है। एब्डोमिनल क्रैम्प है लेकिन वोमिटिंग नहीं है, वो शिगेला की वजह से है। रेक्टल पेन शिगेला वाली इसमें होता है जिसमें ब्लीडिंग हो रही है, और इसमें क्या होता है बेसिकली राइस वाटरी टाइप का डायरिया होता है, शिगेला में ब्लडी डायरिया होता है। अब आता है जिंक सप्लीमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिंक सप्लीमेंट ड्यूरिंग द एपिसोड ऑफ एक्यूट डायरिया देना होता है और 14 डेज तक देना होता है। ठीक है, इसका फ़ायदा क्या होता है, ये इंसिडेंस को कम करता है, डायरिया की सीवियरिटी को कम करता है, और फर्दर आगे 2-3 महीने तक उसकी कम हो जाती है इंसिडेंस, चांसेस कम हो जाते हैं ना। तो इसकी डोजेस क्या हैं, जो 6 महीने से छोटे बच्चे हैं उनको 10 मिलीग्राम जिंक देना है, ठीक है, 10 to 14 डेज तक, और जो 6 महीने से बड़े बच्चे और एडल्ट हैं उनको 20 मिलीग्राम देना है रोज़ 10 to 14 डेज। अब अगर हम बात करें IMNCI में डायरिया का मैनेजमेंट कैसे होता है, तो कोई अगर डायरिया का केस आता है, ठीक है, तो IMNCI के हिसाब से हम पहले देखेंगे डायरिया को डिहाइड्रेशन के बेसिस पे हम क्लासीफाई करेंगे। उसके बाद हम उसको ये भी देखेंगे साथ में डिहाइड्रेशन के साथ साथ कि परसिस्टेंट डायरिया है या डिसेंट्री है। परसिस्टेंट मतलब 14 डेज से ज़्यादा ड्यूरेशन हो गई है, और डिसेंट्री मतलब उसके ब्लड में स्टूल में ब्लड है। तो हम पहले पूछेंगे भाई फॉर हाउ लॉन्ग डायरिया लेके आए, कब से उसको डायरिया है, ठीक है, और क्या ब्लड दिखता है या नहीं दिखता। अगर 14 दिन से ज़्यादा है तो परसिस्टेंट हो गया, ब्लड है तो डिसेंट्री हो गया। उसके साथ साथ हम क्या देखेंगे, चाइल्ड की जनरल कंडीशन देखेंगे, लिथार्जिक है, अनकॉन्शियस है, रेस्टलेस है, इरिटेबल है। फिर उसकी आईज़ देखेंगे, संकन तो नहीं है, ठीक है, उसको फ्लूइड ऑफर करेंगे। अगर वो बच्चा ड्रिंक नहीं कर पा रहा है फ्लूइड, ठीक है, और लिथार्जिक है, बहुत ज़्यादा स्लीपी है, तो उसको सीवियर डिहाइड्रेशन है। और अगर ड्रिंकिंग ईगरली, थर्स्टी, बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, फटाफट पी रहा है, तो वो डिहाइड्रेशन है, पर वो सीवियर नहीं है, माइल्ड है। उसके बाद पिंच स्किन देखेंगे, एब्डोमेन की स्किन को पिंच करके देखेंगे कि वो स्लोली बैक हो रही है कि वेरी स्लोली मतलब मोर देन 2 सेकेंड्स। तो अगर वेरी स्लोली है तो वो सीवियरली डिहाइड्रेटेड है। अब अगर बच्चा सम डिहाइड्रेशन के साथ है तो हम उसको ORS दे देंगे घर पे, ठीक है। सीवियर डिहाइड्रेशन है तो हॉस्पिटल रेफ़र कर देंगे। सीवियर परसिस्टेंट डायरिया है तो भी हॉस्पिटल रेफ़र कर देंगे। अगर डिसेंट्री है तो हम उसको घर पे भी कर सकते हैं। डिसेंट्री और डिहाइड्रेशन का क्या लेवल है उस पर देखते हुए मेडिसिन के साथ। चिल्ड्रन हु आर नॉट डिहाइड्रेटेड एंड हैव डायरिया लेस देन 14 डेज, उसको हम घर पे ही मैनेज करेंगे, ठीक है। अब डिहाइड्रेशन के बेसिस पे कैसे मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है। अगर देखो सीवियर डिहाइड्रेशन क्या है, जो आपकी फर्स्ट कॉलम में है, इसमें से कोई भी 2 साइंस है, जैसे लिथार्जी, अनकॉन्शियसनेस है, संकन आइज है, नॉट एबल टू ड्रिंक और ड्रिंकिंग पुअरली है, स्किन पिंच वेरी स्लोली बैक हो रही है, ठीक है। तो इनमें से कोई भी 2 साइन है तो हम सीवियर डिहाइड्रेशन बोलेंगे। तो इसके लिए प्लान सी यूज़ करते हैं। प्लान सी क्या है, प्लान सी में हम उसको अर्जेंटली रेफ़र कर देते हैं हॉस्पिटल में, लेकिन उस बीच में मदर क्या है उसको फ्रीक्वेंट सिप ऑफ ORS देती रहेगी, और छोटा बच्चा है तो उसको ब्रेस्ट फीडिंग कराती रहेगी, ठीक है। उसके बाद बच्चा अगर 2 साल से बड़ा है और उसको कॉलरा भी है या उस एरिया में, तो हम जहाँ से बच्चा बिलोंग करता है तो उसको एंटीबायोटिक भी देंगे, ठीक है। प्लान सी में बेसिकली हमारा इंट्रावेनस फ्लूइड था, ठीक है। अब अगर बच्चा कुछ डिहाइड्रेशन, सम डिहाइड्रेशन, उसके क्या साइन है, सेकेंड रो में फर्स्ट कॉलम देखो, उसमें क्या है, इनमें से भी कोई 2 साइन है, ठीक है। रेस्टलेस है, इरिटेबल है, संकनाइज है, बहुत ईगरली वो पी रहा है पानी, थर्स्टी है ना, स्किन पिंच बहुत स्लोली, मतलब 2 सेकेंड का 2 सेकेंड से कम समय में ही वापस आ जा रही है, तो वो सम डिहाइड्रेशन है। उसके लिए प्लान बी करेंगे, जो हम 4R वाला हमने देखा था, है ना। इसमें ओरली हमने देना है, उसमें जिंक सप्लीमेंट भी देना है हमने, और साथ साथ उसको हम कहेंगे जो खाना है उसका रूटीन में वो खाता रहे, ठीक है। और मदर को कहेंगे कि 5 डेज़ में उसको फॉलोअप के लिए लेके अगर इम्प्रूवमेंट नहीं होता है, अदरवाइज़ ये होम ट्रीटमेंट है। अब अगर कोई डिहाइड्रेशन, उनमें से कोई भी साइन नहीं है ना डिहाइड्रेशन का, तो हम प्लान ए करेंगे, वही उसको ORS देंगे, जिंक सप्लीमेंट देंगे, उसको कहेंगे अप्रोप्रिएट खाना खाओ, मदर को कंटिन्यूस ब्रेस्ट फीडिंग के लिए बोलेंगे, और 5 डेज़ के लिए उसको फॉलोअप के लिए वापस बुलाएंगे। तो प्लान ए में बेसिकली वो 4 आवर्स वाला फंडा नहीं है ना। प्लान बी में 4 आवर्स में हमने जो रिकमेंडेड फ्लूइड है वो देना है।
अब डायरिया वो ये 14 डेज से ज़्यादा है तो परसिस्टेंट डायरिया हो गया। परसिस्टेंट डायरिया में अगर डिहाइड्रेशन है तो हम उसमें उसको कह देंगे सीवियर परसिस्टेंट डायरिया, तो उसको हम सीवियर डायरिया की तरह से ट्रीट करेंगे, हॉस्पिटल रेफ़र कर देंगे, ठीक है। और अगर डिहाइड्रेशन नहीं है, परसिस्टेंट सिंपल परसिस्टेंट डायरिया है, तो मदर को कहेंगे फीडिंग कराती रहे, अगर ब्रेस्ट फीड पे है बच्चा, मल्टीविटामिन दे देंगे, मिनरल्स दे देंगे, जिंक दे देंगे, ORS सॉल्यूशन दे देंगे, और फॉलोअप के बाद 5 दिन के बाद उसको बुला लेंगे। अगर स्टूल है ब्लड में, ब्लड है स्टूल में, तो डिसेंट्री है, तो उसको हम सिप्रोफ्लॉक्सासिन 3 डेज़ के लिए देंगे और फॉलोअप बुला लेंगे 3 दिन के बाद अगर इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। तो अब डायरिया को कैसे मैनेज करते हैं, बेसिकली 3 थिंग्स है, ORS, फ्लूइड एंड फूड, ठीक है। These are the references and thank you.